हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब फिट एंड फाइन ही होंगे। तो बच्चों, हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का 12th क्लास का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ी देखी थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को सबको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बोला था, जिसमें हमने डेलीगेशन की पूरी डिटेल पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करें। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमारा टॉपिक था, उसकी ही ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब है कि अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग लोगों को दे देना जो उसके लिए कैपेबल हों। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू अ सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि अपने सबऑर्डिनेट से काम कराओ, और डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका मतलब है सारी सेंट्रल पावर किसी एक पर्सन के हाथ में ना रहकर उन पावर्स को बांट दिया जाए। तो अथॉरिटीज साथ साथ डेलीगेट की जाती हैं काम को, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट, जो जो मेन डिपार्टमेंट है उनको अपने हाथ में रखकर बाकी सारे कंसेप्ट को, बाकी अथॉरिटीज को जो जिसको दी जा सकती हैं वो दी जाती हैं। अब आप सब लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, प्रिंसिपल अगर वो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट की टीचर है या अगर वो मैथ्स की सब्जेक्ट की टीचर है, तो वो मैथ्स की क्लास लेने तो जाती है कभी कभी, या किसी किसी स्कूल में प्रिंसिपल कोई भी क्लास लेने नहीं जाती। बट आप लोग देखो कि उसने हर टीचर्स को अथॉरिटीज पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी और साथ ही साथ अथॉरिटीज देती, वो काम को ना डिसेंट्रलाइज कर दिया, सबको उसके उसके हिस्से का काम दे दिया। ऐसे ही जब स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है, जब हमारा काम छोटा सा है, अब आप सब एज्यूम करो आपने कोई फैक्ट्री खोली। अब जब आपने फैक्ट्री खोली तो आप, आपके ब्रदर और आपके फादर मिलकर उसमें काम कर रहे थे। देखो, काम नया था, इन्वेस्टमेंट कम थी, इन्वेस्टमेंट थी उसके हिसाब से आपने काम शुरू किया, आपने काम बढ़ाया, अब आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता चला जा रहा है। आपने अपने रिलेटिव्स नोन पर्सन्स को काम में लगाया, लेकिन अभी भी जो सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो आप लोगों के हाथ में है। अब अगर आप किसी भी वजह से बिजी हो तो पीछे डिसीजन लेने के लिए कोई भी जो है वो अथोराइज्ड नहीं है। तो इससे क्या होगा, बहुत बारी आपके डिसीजंस या आपके जो फाइनल, जो भी आपने डिसीजन लेने थे या जो भी आपने फाइनलाइज करना था चीज़ को, वो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि आप टोटली अवेलेबल नहीं होगे। तो जैसे जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका बढ़ता चला जाएगा, आप बहुत चीज़ों को प्रोड्यूस करने लगोगे, आप ज़्यादा लार्ज स्केल पर आगे काम को करने लगोगे, वैसे ही आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को जो उसके लिए कैपेबल है उनको अथॉरिटीज देनी होगी ताकि वो काम को आपकी एब्सेंस में भी बढ़ा कर रखें और काम चलता रहे। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज इज पुश्ड डाउनवर्ड। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दी जाएं ताकि वो आगे काम को बढ़ा सकें। इसके अलावा जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका नेक्स्ट कंसेप्ट पॉइंट क्या है, इट इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज रोल ऑफ सबऑर्डिनेट बिकॉज ऑफ मोर ऑटोनोमी। यानी ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है, हर किसी को जरूरी नहीं है कि वो अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप, आपके ब्रदर और आपके फादर एक बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब जरूरी थोड़ी है कि आपने डिसेंट्रलाइजेशन सीखा तो आप बिजनेस में टोटल 7 लोग हैं और सातों के साथ एक अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं।
सबको अलग अलग डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे दी। साथ ही तो लोग हो, दो या एक जना डिसीजन ले सकता है सबके लिए, और सब अपने अपनी ड्यूटी को पूरा करते रहो। अब अगर 20, 30, 50, 100 उससे ज़्यादा लोग हैं तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कैपेबल हों डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन से बड़ा कंसेप्ट है। डेलीगेशन जो है वो सिर्फ इतना ही कहता है कि अपने जूनियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, फिर उनको अथॉरिटीज दो और उनकी अकाउंटेबिलिटी करो। और डिसेंट्रलाइजेशन बड़े डिसीजंस को भी दूसरे लोगों में बांट देता है। और डेलीगेशन जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो अपर लेवल मैनेजमेंट में भी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है। अब देखो एक चीज समझो, जब आप अपने काम को दूसरे लोगों के साथ, दो लोगों के साथ बांटते हो, व्हेन डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय इट टू, यानी आपका काम जो है वो डबल हो जाता है, आपके लिए एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम करने लगते हैं। और जब आप डिसेंट्रलाइज करते हो तो आप अथॉरिटीज़ को भी मल्टीप्लाई करते हो। ध्यान से देखना, जब आप अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करते हो, डेलीगेट अथॉरिटीज वी मल्टीप्लाई इट बाय टू, यानी हम अथॉरिटीज को डबल कर लेते हैं। और जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो अथॉरिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कई चीज़ों से। सिंपल शब्दों में बोलो तो डेलीगेशन में, डेलीगेशन के अंदर डबल होता है, लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो वो मैनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम, 10 टाइम, डिपेंड करता है कि आपका जो जिसको आपने अथॉरिटीज़ दी हैं वो कितना आपके काम को आगे बढ़ाते हैं, कितने अच्छे डिसीजंस लेते हैं टाइमली, और वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा सक्सेस गेन करती है। तो ये है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार सम अप करता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन को डेलीगेशन से मिक्स नहीं करना है। क्यों मिक्स नहीं करना? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिर्फ सबऑर्डिनेट्स को टास्क देना होता है, और ये ज़्यादातर लोअर लेवल मैनेजमेंट में होती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, काफ़ी सारे लोगों के अंदर पावर्स बांट दी जाती है, और वो फिर उस काम के लिए लाइबल हो जाते हैं और उस काम को वो कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का एक मेन फर्क समझते हैं। पहले एक पिक्चर की हेल्प से समझेंगे और फिर इसको सेपरेटली समझेंगे। अब मान लो ये बॉस है, या ये ऑनर है, या प्रोपराइटर जिसे कहते हैं, या हम इसे सीईओ कह देते हैं। अब सीईओ तो देखो एक वेल डिफाइंड पोस्ट होती है जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है, जहां पर प्रॉपर हायरार्की को मेंटेन किया जाता है। आप इस सर्कल के अंदर एक ऐसे इंसान को एज्यूम करो जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। आपको पैसे निकालने हैं, मुझसे पूछो। एडवर्टाइजमेंट के लिए माल जाएगा नहीं जाएगा, मुझसे पूछो। एडवर्टाइजमेंट कितने की होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, मुझसे पूछो। हर काम मुझसे अप्रूव होकर होना चाहिए। ये है सेंट्रलाइजेशन, यानी एक बंदा सारी पावर्स को अपने हाथ में लगता है। आपने देखा होगा जनरली आप फैमिलीज में जाते हो, कई फैमिलीज में, कई घरों में ये देखा जाता है कि हस्बैंड ऑफिस, फैक्ट्री और बाहर के काम करते हैं। वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किचन का खुद सामान लेकर आए, जो ज़रूरत है जितनी लेकर आए, वो खुद अपने डिसीजंस ले। बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों का होमवर्क हुआ या नहीं हुआ, ये आपका डिसीजन है। तो उस केस में क्या होता है, हस्बैंड अपने काम को परफेक्टली करता रहता है और वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती रहती है। अब इसमें भी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, पता है आपको कैसे आ जाती है? अब कभी कभी पापा सडनली बैग चेक कर लेते हैं, सडनली पूछ लेते हैं नंबर कितने हैं, बेटा आज स्कूल में क्या हुआ था, मैम ने कुछ कहा तो नहीं। तो वो एज एन बॉस उनकी ड्यूटी है, बट उन्होंने अपने काम को डिसेंट्रलाइज कर लिया, सारी पावर्स और सारे डिसीजंस को अपने हाथ में नहीं रखा। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन में एक बंदा ही सब कुछ हो जाता है। यानी अगर ऐसे एक दूसरे शब्दों में कहें तो यही भगवान है, हर किसी को इसके आगे आकर माथा टेकना है। अगर ये परमिशन देगा तो वो काम होगा, अगर ये परमिशन नहीं देगा तो वो काम नहीं होगा। तो सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक के हाथ में ही हो जाती हैं।
और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सब लोग मिलजुल के, सब अपना अपना एक अलग उनका क्राइटेरिया है, एक अलग लेवल पर वो काम करते रहते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए अपने तरीके से एफर्ट्स करते रहते हैं और अपने तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद अब अलग अलग करके पढ़ाता हूँ। द concentration of decision making authority by the top management is called centralization। यानी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो टॉप मैनेजमेंट सारी अपने हाथ में रखती है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया कि मान लो यहाँ पर बॉस है और वो टॉप लेवल पे है या ऑनर है और वो सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहता है, हर डिसीजन को अपने तरीके से लेना चाहता है। अब कहते हैं कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग पावर या फिर ऑल डिसीजन मेकिंग फंक्शंस एट द अपेक्स ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की। उस मैनेजमेंट के ढांचे में, स्ट्रक्चर में, उस हायरार्की में जो सबसे ऊपर है उसी की सब चलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है कि उनके दादाजी हैं, वो बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े मतलब धाकड़ वो रहे हैं अपने टाइम पर, तो उन्होंने कह दिया कि बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, तो भाई नहीं मनाया जाएगा, आप कुछ भी कर लो। अगर पैसे लेने हैं वो कहेंगे मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा। तो जो इस तरह की सिचुएशन होती है उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जहां पर सारी जो पावर्स होती हैं, सारे जो डिसीजन मेकिंग, जो भी मेन डिसीजन लेने होते हैं या जो मेन डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ हायर अथॉरिटी करती है, वो सिर्फ ऑनर करता है या जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, डिस्पर्जल अमंग मोर देन वन पर्सन, यानी अपने काम को एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ बांट देना, सॉरी एक से ज्यादा लोगों के साथ बांट देना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का ये आपने पिक अभी देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि सब अपने अपने काम में है, कोई किसी के डायरेक्ट अधीन नहीं है, ये अपना डिसीजन ले रहा है, ये अपना डिसीजन ले रहा है, ये एक दूसरे से जहां इनको हेल्प चाहिए वहां ही एक दूसरे के हेल्प एक दूसरे की करेंगे भी और एक दूसरे से हेल्प लेंगे भी। जो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेलीगेशन of all decision making functions at the lower level of the hierarchy। मतलब यहाँ पर दादाजी, इस फैमिली के दादाजी जो हैं उन्होंने बोल दिया कि बेटा तुम अपने अपने परिवार के लिए जो आपका मन करता है करो। सबसे बड़े बेटे ने कहा कि पापा मैं हरिद्वार जाके रहूंगा। बेटा आपको अच्छा लगता है, आप अपने परिवार के साथ हरिद्वार जाके रहना शुरू कर दो। बीच वाले बेटे ने कहा कि पापा मेरे से खेती बाड़ी नहीं होती, मेरे को फैक्ट्री डाल दो, मैं फैक्ट्री कर लूंगा, मैं फर्टिलाइजर की फैक्ट्री डाल देता हूँ। तो अगर उनके पास पैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन है, दादाजी ने बोला बेटा चल ठीक है, तेरा ऐसा मन करता है तू ऐसा कर ले, लेकिन भाई काम होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, घर की ग्रोथ होनी चाहिए, बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए। सबसे छोटा बेटा कहता है मैं आपके साथ रह के आपकी सेवा करूंगा, तो बेटा तू मेरे साथ रह ले। मतलब जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि तुम्हें ये करना ही करना है, तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ना है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन की, सबको उनकी तरह से। अब फैक्ट्री ऑफिस में ऐसा नहीं होता कि भाई तू अपनी जिंदगी जी ले, तू अपनी जिंदगी जी ले। बस ये होता है कि वहां पर क्या होता है, जो टॉप अथॉरिटीज होती हैं, सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज होती हैं, वो देखती हैं कि कैपेबल इंसान कौन है। जो उनको कैपेबल इंसान दिखता है वो उसको वो अथॉरिटी और उसके साथ वो काम दे देते हैं। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर की भी, आज से तू अपने डिसीजन ले, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, मुझे बस ये प्रोडक्शन चाहिए, मुझे ये सेक्टर मजबूत चाहिए, इस पे ग्रोथ चाहिए, जैसा आपको लगता है आप वैसे डिसीजन लो और इस सेक्टर को जितना हो सकता है उतना इंप्रूव करके मुझे जल्दी से जल्दी दो। तो ये हुआ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अब आपके मन में आता होगा कि सर सेंट्रलाइजेशन बेटर है या डिसेंट्रलाइजेशन बेटर है। Question arise is that out of centralization and decentralization which is best and why। दोनों में से कौन सी अच्छी है? दोनों ही अच्छी हैं। क्यों? ये डिपेंड करता है वर्क कैसा है, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है।
एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस पूरी तरह से सेंट्रलाइज भी नहीं रह सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि वो अपनी सारी पावर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बांट ले। कुछ बड़ी बड़ी मेन डिसीजन मेकिंग पावर्स वो फिर भी अपने हाथ में रखते हैं। बात वहीं पर आएगी, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 लोग थे, दो बेटे और एक फादर, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा था तो वो सेंट्रलाइजेशन को ही फॉलो करते थे। ग्रोथ जैसे जैसे बिजनेस की हुई, बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता चला गया, वैसे वैसे ही हम धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर देते हैं। हम अपनी अथॉरिटीज़ को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी अथॉरिटीज़ को शेयर करते हैं, अपनी पावर्स को शेयर करते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं कि वो आगे बढ़े। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है और सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो सकती है, ना ही पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ तक ये समझ आया कि सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से कौन जरूरी है और क्यों जरूरी है। अब चलते हैं इसके आगे। अब हम करेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को कंपेयर, दोनों के बारे में, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपने इसको लर्न भी करना है। सेम वही जैसे मैंने आपको बोला था, बेसिस के बिहार पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की नेचर क्या है। डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन perform all tasks as his own, but decentralization is an optional policy decision. It is done at the discretion on the top management. अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिछली वीडियो में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको कहा था मैं एक ट्यूटर हूँ, मेरे पास एक टीचर हैं, मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि 1st to 5th सेक्शन आपका और 6th सेक्शन किसी दूसरे टीचर को और 7th 8th किसी और टीचर को, वो अपने अपने काम में कैपेबल होंगी, अच्छी तरीके से उस बिजनेस को, उस सेक्शन को संभालेंगी। अब जब मैंने उनको अथॉरिटीज दी, अब क्या कहता है, डेलीगेशन जो है वो कंपल्सरी एक्ट है, मतलब मैं खुद तो नहीं सब कर सकता, मेरे 12 हाथ तो है नहीं कि मैं हर तरफ पैरेलली चलूं, तो मुझे काम बढ़ने के साथ डेलीगेशन करनी ही पड़ती है। पर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग पावर है, ये मैं उनको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जो बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर मैं उनको दूं, कहीं वो गलत डिसीजन ले ले, और अगर मैं उन पर भरोसा करता हूं तो मुझे उन्हें जरूर पावर्स देनी चाहिए। यानी ये मेरे लिए ऑप्शनल है कि मैं उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर्स दूं या ना दूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। डेलीगेशन का पर्पस है काम के बर्डन को शेयर करना, और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस है रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इन ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, यानी उन्हें बड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर कर उनका रोल ज़्यादा बढ़ाए, यानी हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, हर बंदे को अथॉरिटीज दी जाए ताकि वो और आगे बढ़ सके। अगला पॉइंट है इट हैज़ अ नैरो स्कोप एज इट इज लिमिटेड टू सुपीरियर एंड दिस इज इमीडिएटली सबऑर्डिनेट। जो डेलीगेशन है वो सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ ही हो सकती है। जो काम है वो किसी एक को कहा जाता है कि तू ये काम कर और तू इसमें आगे कर, ठीक है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा लोगों के साथ की जा सकती है, ऊपर से लोअर लेवल की तरफ भी हम पावर्स को बांट सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर कंसेप्ट है डेलीगेशन से। डेलीगेशन में जो सुपीरियर्स हैं
वो ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, हेंस लेस फ्रीडम। क्योंकि सुपीरियर को ये होता है कि भाई मैंने तुझे ये काम दिया, तूने इसको ऐसे फटाफट करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में बंदे के हाथ में है, वो जैसे मर्जी करे। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर कंसेप्ट है। और स्टेटस क्या है? जो डेलीगेशन है वो काम को बांटा जाता है, शेयर द टास्क। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग, वो सब बांटी जाती है। तो कहता है इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, और इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉलोड बाय शेयर। डेलीगेशन में वर्क को शेयर किया जाता है। तो डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें आपको ये समझ आया कि डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखो, इस वीडियो में हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाले के बारे में समझा। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस पर वर्क करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या कहती है? जो मैनेजरियल टैलेंट है वो फ्यूचर के लिए तैयार होता है। मतलब वही एग्जाम्पल पर आते हैं, टीचर वाले पर और वही जॉब वाले पर। अगर हम अपने टीचर्स को पावर देते हैं, अगर हम अपने टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं कि तुम इस काम को और आगे करो, तो टीचर्स में एक मोटिवेशन भी आता है। और टीचर्स जब उस चीज़ को फेस करते हैं तो वो और कैपेबल होते हैं, ताकि फ्यूचर में वैसी सिचुएशन उनके आगे आए तो उसे फेस कर सकें। और इसी तरह से जब मैनेजर, देखो कोई भी कहीं पर भी परमानेंट नहीं होता, ये आप समझते हो। एक जॉब में एक बंदा 20 साल बहुत बेहतर कर रहा है या 10 साल बहुत बेहतर कर रहा है, पर 10 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि वो उस काम पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे पाता, ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोच पाता। तो क्या करना चाहिए? उस मैनेजर को टाइमली अपने साथ ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो सीखें, समझें और उस काम को करने के लिए बेहतर हो। आप सब क्रिकेट के शौकीन तो होंगे। अब मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कोई भी परमानेंट नहीं है। अभी हमारे मिस्टर धोनी बहुत बेस्ट कैप्टन रहे हैं, लेकिन धोनी के टीम में रहते रहते ही विराट कोहली को क्रिकेट टीम में इंडिया का कैप्टन बना दिया गया। तो हालांकि धोनी में अभी क्रिकेट है, लेकिन जो बेस्ट है उसको आगे लाया जाता है। और उनको साथ साथ, जब आपने देखा होगा मैच के दौरान कभी कभी जब ज़्यादा स्ट्रेस वाला मैच नहीं होता तो किसी दूसरे को कैप्टनसी दी जाती है कि भी तू कर। फिर देखा जाता है कि इसने टाइमली डिसीजन कैसे लिए। जो बेस्ट कैप्टन है, जो अच्छे डिसीजन लेता है, उसको आगे फ्यूचर में कैप्टनसी मिल जाती है, वो टीम का कैप्टन बन जाता है और उसकी सब बात मानते हैं। तो इसी तरह से मैनेजमेंट में, बिजनेस में भी क्या होता है, जो कैपेबल लोग होते हैं उनको चांसेस दिए जाते हैं, उनके डिसीजंस को एनालाइज किया जाता है, और जब ये देखा जाता है कि यार ये तो काफ़ी कैपेबल है, इसको हम काम दे सकते हैं, तो उसे आगे बढ़ाया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन से बेटर कंट्रोल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सब अपने काम को परफेक्टली करते हैं और सब कुछ नया भी और कुछ बेटर भी सोचते रहते हैं। और टॉप मैनेजमेंट को कुछ एक्स्ट्रा करने और सोचने के लिए टाइम बच जाता है। टॉप मैनेजमेंट और डिसीजंस ले सकती है, और जो रेगुलर टास्क हैं उन टास्क को लोअर मैनेजमेंट अपने तरीके से परफॉर्म करती रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन से जो सबऑर्डिनेट्स हैं, देखो अब आपको अगर चांस मिले तो आप भी बेहतर करते ही हो। स्कूल में भी अगर मान लो क्लास कैप्टन की पोस्ट मिलती है या मॉनिटर की पोस्ट मिलती है, तो कई बच्चे बहुत शौक से काम करते हैं। वो नए नए तरीकों को उसमें यूज़ करते हैं काम में, ताकि टीचर उनसे इम्प्रेस हो सके, और उनके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट भी होती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉयज़ को वेरियस टास्क करने के लिए दिए जाते हैं तो वो नए नए तरीके सोचकर बेटर होते चले जाते हैं और उनकी सेल्फ डेवलपमेंट भी हो जाती है। और ग्रोथ तो देखो जेन्युइन सी बात है। अगर सब लोग अपने तरीके से बेस्ट करेंगे, सब लोग अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो बिजनेस की ग्रोथ तो पॉसिबल है ही। वो तो जायज़ है कि बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई हैं, सब अपने काम को बेस्ट वे में कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप
अच्छा करती चली जाती है। वापस वहीं क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। जब एक क्रिकेट एक दिन जैसे जो भी कोई खास मैच है या कुछ है, उसमें चार पांच बैट्समैन है, सबने अपना बेस्ट दिया, सबने अच्छे अच्छे स्कोर मारे, फास्ट स्कोर मारे, इंडियन टीम या कोई भी टीम 300 350 400 तक स्कोर बना गई और बहुत फास्ट खेल गए। और जो अपोजिशन टीम है, जब वो बैटिंग कर रही थी तो अपने बॉलर्स ने भी अपना बेस्ट दिया, रन ज़्यादा जाने नहीं दिए, विकेट्स ली, प्रेशर क्रिएट किया, तो सब जब अपना अपना काम करते हैं तो टीम जीतती है, कंट्री जीतती है। वैसे ही जब मैनेजमेंट अपने अपने काम में बेटर हो जाती है और मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं वो अपने काम को बेस्ट करते हैं, तो टीम को जीत मिलती है, यानी उस पूरी मैनेजमेंट टीम को, उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है, उनको जीत मिलती है, जिसको सभी बाद में प्रेज करते हैं। तो ग्रोथ तो हुई हुई। और क्विक एंड बेटर डिसीजन क्यों हो पाए? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के वेट में कोई नहीं है। जैसे आज की डेट में इंडियन आर्मी को जो आर्म्स हैं, आर्म्स खरीदने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक लिमिट दे दी कि 5,000 समथिंग 500 करोड़ तक के हथियार आप खरीद सकते हो। तो इससे उनका कितना हो गया कि पहले उन्हें कुछ चीज़ लेनी हो तो पहले सरकार से परमिशन लेंगे, सरकार उस बिल को पास करेगी, फिर वो ऑर्डर दिया जाएगा, फिर वो हथियार आएंगे। बीच का कितना टाइम बच गया। जिसकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से मिलिट्री के, आर्मी और नेवी सब अपना अपना हथियार खरीद सकते हैं। तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिल गया, क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाएगी और बेटर कंट्रोल हो पाएगा। तो ये है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर हमने डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ भी लिया। थैंक यू बच्चों, होप फॉर द बेस्ट। आप सब की हेल्थ अच्छी रहे, आप सब अच्छे से पढ़ते रहें और अपना बेस्ट देते रहें। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।